फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निम्नात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अब देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज इनकी पहली अवस्था है जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है। दूसरी स्टेज इन्होंने क्या बताई? प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल का होता है। ठीक है। जो इन्होंने थर्ड स्टेज बताई वो कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है। जो लास्ट स्टेज इन्होंने बताई वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप कह सकते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से 15 साल तक का होता है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या देखा है? परिकल्पित निम्नात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। देखिए, जो परिकल्पित निम्नात्मक तर्क यानी जो बच्चा होता है वो नियम वगैरह सॉल्व करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं रहती हैं उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है। तो वो कब करता है? जब पियाजे की लास्ट स्टेज में होता है, यानी 11 से 15 साल तक का बच्चा होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी परिकल्पित निम्नात्मक तर्क की बात हो तो आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के साथ में जाइएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसका नाम ही अमूर्त संक्रियात्मक, यानी जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं है बच्चा उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखिए, एल्बर्ट बंडूरा तो इसकी बात नहीं करते हैं। समाज और संस्कृति की बात कौन करता है? लेव वाइगोस्की कहते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये क्या कहते हैं? बच्चा समाज से इंटरेक्ट अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। तो आपका यहाँ पर लेव वाइगोस्की जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो ये तो ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास यानी बच्चे का जो संज्ञान है वो कैसे विकसित होता है। ठीक है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये समाज की बात जो है उतना इन्होंने समाज को महत्व नहीं दिया, इसलिए इनकी जो है आलोचना भी होती है। तो ये यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर ले वाइगोस्की जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज। 3 चीज़ों की बात कौन करेंगे? ले वाइगोस्की करेंगे। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम बना दिया गया है उस पर ही निर्भर रहना नहीं। पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें चेंज भी लाएं। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। केवल वर्ड क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, बच्चे की जो लॉजिकल रीजनिंग होती है इससे बेहतर होती है जब बच्चा तर्क करता है। ठीक है। तो इसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और हतोत्साहित भी आपका क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड होता है। मैं आपको यहाँ पर टैग वर्ड भी बताते चल रही हूँ, और कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है ये भी इस चीज़ को जरूर देखिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया जब बच्चा तर्क करता है तो जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो क्या होती है? डेवलप होती है, बेहतर होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जीन पियाजे ये क्या है? एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म में सक्रिय रचनावाद है, रचनावाद पे फोकस करते हैं। और ये क्या मानेंगे? बच्चे को हमेशा एक्टिव मानेंगे, क्योंकि ये क्या कहते हैं? बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना नहीं, हमें मूर्त, अमूर्त, ठीक है, कई तरीके की विविध सामग्रियों का प्रयोग करना है। एक तरीके से कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ठीक है। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर वैसे भी केवल दे रखा था, तो केवल क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो 3 आपके यहाँ पर जो है दे रखे थे, तीनों में ही। तो इस तरीके से भी आप अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ठीक है।
विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना बिल्कुल सही बात है। जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जाता है, इसमें विविध तरीकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चा जब एक तरीके से चीज़ों को नहीं सीख रहा है तो उनका उसका जो है मूल्यांकन कैसे एक तरीके से कर दे, ठीक है। तो इसलिए इसमें विभिन्न रणनीतियों का कई तरीके से कई एस्पेक्ट में जो जो बच्चे का आकलन होता है, इवेल्युएशन होता है, वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। केवल संरचनात्मक आकलन नहीं, केवल संरचनात्मक आकलन नहीं होता और ना ही केवल संकल्पनात्मक आकलन होता है। इसमें दोनों प्रकार के जो आकलन होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हटेंगे यहाँ पर, न तो संरचनात्मक और न ही संकल्पनात्मक आकलन। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, विभेदीकरण तो इसे नहीं कहा जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये हम कहाँ से सीखते हैं, जो कौशल होगी, जो हमारी आदतें होती हैं, हैबिट होती है, ये कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से ही तो सीखते हैं, ठीक है। मूल्य, ठीक है, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से, क्योंकि हम अपने समाज से ही इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली से ही इंटरेक्ट करते हैं, और फैमिली क्या है, समाज का एक छोटा स्वरूप ही है, ठीक है। तो हम जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसी तरीके का जो है हमारा व्यवहार होता है, नेचर होता है, ठीक है। तो हम जो स्किल हमारी होती है, जो आदतें हमारी होती है, वो कहाँ से आती हैं, हमारे समाज से। तो यहाँ पर उसी का जो है उसी के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाजीकरण। इन्हीं सबको हम क्या कहेंगे, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि आप जिस समाज में रहते हैं उसी तरीके का जो है आपका नेचर हो जाता है, ठीक है। आपकी जो अंदर हैबिट होती है वो उसी तरीके की डेवलप होती है, क्योंकि आपने आसपास वही देखा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समावेशन इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बारे में तो जीन पैजे ने बताया हुआ है। इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आप लोगों को, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। एक जीन पैजे की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें कि जीन पैज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोग को वहाँ पर कराया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मुख्य धारा से जुड़ना नहीं, ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। बट हम बाकी के भी तीन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिर्फ आनुवंशिकता यानी सिर्फ हेरिडिटी ही हमारे डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इसके अलावा हमारा इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमें हमारी आनुवंशिकता से मिलती हैं उसका हम पोषण कहाँ पर करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, अपने वातावरण में, ठीक है। तो हेरिडिटी भी इम्पॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी, वातावरण भी, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो इन्हीं दोनों का परिणाम होता है। जो हमारा विकास होता है ये किस पर निर्भर करता है, हमारे हेरिडिटी आनुवंशिकता पर और हमारे इन्वायरमेंट पर। अगर एक बच्चे को मान लीजिए उसकी हेरिडिटी भी बहुत अच्छी मिली, ठीक है, यानी उसके माता पिता जो है बहुत ही अच्छे आईक्यू वाले रहें, तो बच्चे के अंदर भी संभावित है कि वो बच्चा भी जो है अच्छा आईक्यू वाला हो, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करा दिया गया, तो बच्चा क्या हो सकता है, गिफ्टेड हो सकता है, ठीक है, प्रतिभाशाली हो सकता है। तो इसमें दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमें हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली, इन्वायरमेंट अच्छा मिला सिर्फ और सिर्फ, तो भी हमारा डेवलपमेंट उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर हमें सिर्फ हेरिडिटी अच्छी मिली, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला, तो भी हमारा डेवलपमेंट जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, जब तक हमें दोनों ना अच्छे मिले, ठीक है। तो यहाँ पर एकमात्र, ये कहना आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र यानी कि केवल दे रखा है आपका यहाँ पर, तो ये ऑप्शन गलत। अब नेक्स्ट क्या दे रखा था, परिपेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। देखिए ये भी कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। परिवेशी मतलब वातावरण के प्रभाव ही वातावरण ही प्रभावित करता है, ये कहना भी गलत हो जाएगा। हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का जो है रोल होता है, ओके। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, मानव विकास न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण से प्रभावित करता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, देखिए इसमें ज्ञान की सार्थक संरचना नहीं होती है, इसमें तो सिर्फ एक उद्दीपक दे दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, देखिए एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गई, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंध रखते हैं वो कभी भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देते, इससे सार्थक अधिगम नहीं होता है, बच्चा सिर्फ चीज़ों को रटता है, ठीक है, रटन पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। उसका हमने दे रखा है पुरस्कार एवं दंड, देखिए पुरस्कार और दंड दोनों ही बच्चे को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं तो वहाँ पर बच्चा फिर पुरस्कार पाने के लिए ही चीज़ों को करने लगता है। जब आप उसको पुरस्कार नहीं देते तो वो फिर कार्य को नहीं करना चाहता है या फिर उसका मन नहीं लगता है, ठीक है। तो बार बार बच्चे को पुरस्कार नहीं देना चाहिए। इसका हमने दे रखा है दंड, दंड से अगर आप बच्चे को देते तो फिर बच्चा डर की वजह से किसी काम को करता है, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। पुरस्कार और दंड बच्चे को नहीं देना चाहिए, दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। बार बार स्मरण करना भी क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ओके। यहाँ पर है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, बिल्कुल सही बात। बच्चे का सार्थक अधिगम कब होता है, ज्ञान का जो है बच्चा निर्माण कहाँ से करता है, अपने वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, यानी अपने समाज से परस्पर इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके एक दूसरे के स्किल के बारे में जानता है, थॉट के बारे में जानता है, ठीक है। वहाँ पर जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसका बेहतर तरीके से जो है विकास होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पूरी तरह परिवेश से निर्धारित नहीं होता है, इसमें हमारे हेरिडिटी आनुवंशिकता का भी रोल होता है। जब भी किसी एक बच्चे की बात की जाए तो वो ऑप्शन नहीं होगा, हमें दोनों बच्चे चाहिए, हेरिडिटी और, है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ये विभिन्न संस्कृति संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। देखिए जो बाल्यावस्था की अवधारणा है, ठीक है, वो क्या है, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, ये बात कहना बिल्कुल सही हो जाएगी। क्यों? थोड़ा इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। जैसे कि प्रत्येक बच्चा पहले शिशुअवस्था में आएगा, ठीक है, उसके बाद में बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर वयस्कतावस्था में आएगा। तो क्या ये स्टेज चेंज हो जाएगी? बाल्यावस्था किसी संस्कृति में है तो वहाँ पर भी वो बाल्यावस्था में ही बच्चा रहेगा, ठीक है, बट रेट अलग अलग होती है, दर अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा 1 साल में बोलना सीख सकता है तो कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीख सकता है, ठीक है, बट हर एक बच्चा जो है पहले शिशुअवस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा और वयस्कतावस्था में आएगा, यानी इन स्टेज से होकर तो वो गुजरेगा ही, चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। देखिए सामाजिक संरचना तो है, बट इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है, आनुवंशिकता का भी रोल होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, जन्म से ही वो चीज़ों को सीखना चाहता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ये तो मतलब निगेटिव ही दे रखा था, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। देखिए जो मध्य बाल्यावस्था में बच्चा होगा वो कितने एज का होगा, यहाँ पर 7 से 11 साल तक का होगा, ठीक है। अब संवेदीय चालक यानी जो बच्चा होता है जिसमें कि अपने सेंसेस का यूज करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, वो तो जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है तब करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, नहीं ये मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता है, ये तो जो है पूरी बाल्यावस्था के दौरान होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि शिशुअवस्था में नहीं होता, ठीक है। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाती है। देखिए जब बच्चा अमूर्त रूप से सोचता है तब वो कब सोचता है, जब वो 11 से 15 साल तक का होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है बच्चे के अंदर, जब वो 11 साल से एवब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जो मध्य बाल्यावस्था की अवधि है मैंने आप लोग को बताया 7 से 11 साल का इसमें बच्चा होगा। अगर आप प्याजे की स्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चा प्याजे की 3rd स्टेज में होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो ये अमूर्त थिंकिंग तो करेगा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो करेगा नहीं। बच्चे तार्किक रूप
तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। जो 7 से 11 साल तक का बच्चा होता है वो तार्किक लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, तर्क लगाने लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो चीज़ें मूर्त होती हैं, जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील कर पाता है, जो चीज़ें उसके सामने हो रहती हैं उसके बारे में थिंकिंग कर लेता है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बाल्यावस्था है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये आप सभी के लिए जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा, बट एक स्टेज से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान में रखिएगा। बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आपका अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 7 साल जिसमें बच्चा होता है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन या फिर पूर्व बाल्यावस्था इसको कह लीजिए। इसके अलावा जो मध्य बाल्यावस्था है जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है, इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होगा, ठीक है। अब देखिए जो 2 से 7 साल का पीरियड होता है, यानी जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है, तो ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि होती है। इसमें भाषा का विकास बच्चे के बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन से स्टेज में बच्चे का भाषाई विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, चरमोत्कर्ष पर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड में रहता है, ठीक है। और अगर जीन पैसे के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी सेकंड वाले स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र बताई गई है वो 2 से 7 साल ही है, ठीक है। तो आपको इतने पॉइंट ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार जो है घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, परिवार एवं पास पड़ोस समाजीकरण के बारे में मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसके 2 कारक होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है द्वितीयक कारक, ठीक है। प्राथमिक कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जैसे कि परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार से लोगों से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, ठीक है। वहीं से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जो वो चीज़ों को देखता है, जैसे उसके फैमिली मेम्बर बिहेव करते हैं, वैसा ही जो है वो धीरे धीरे चीज़ें एब्जॉर्व करता है, ग्रहण करता है और उसका समाजीकरण होता है, ठीक है। तो परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, मुख्य एजेंसी होती है, ठीक है। तो आपको सिंपल से याद रखना है प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि हिंदी में वर्ड जो है चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक एजेंसी क्या है, तो फैमिली, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी गौड़ वाहक कह लीजिए या फिर जो है द्वितीयक सोशलाइजेशन कह लीजिए इसको। इसमें क्या आ जाएगा, जहाँ से बच्चा परिवार की बात चीज़ों को सीखता है, जैसे कि स्कूल हो गई, ठीक है, मीडिया हो गया। यहाँ पर क्या करता है बच्चा परिवार से बाद इन चीज़ों को सीखता है, इन जगहों से सीखता है, ठीक है। परिवार के बाद जो है बच्चा मीडिया से इंटरेक्ट करता है, स्कूल से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमसे पूछा है परिवार एवं पास पड़ोस। देखिए द्वितीयक एजेंसी तो ये होगी नहीं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बाहर। मनोवैज्ञानिक एजेंसी नहीं, मनोवैज्ञानिक एजेंसी नहीं है, इसके 2 ही कारक होते हैं, या तो प्राइमरी सोशलाइजेशन या तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। मध्य एजेंसी नहीं है, कोई मध्य एजेंसी नाम की चीज़ नहीं बताई गई है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एजेंसी। देखिए यहाँ पर परिवार भी दे रखा है और पास पड़ोस भी दे रखा है। कभी कभी पास पड़ोस को द्वितीय कारक के अंदर जो है ऐड कर लेते हैं ये लोग, कभी कभी प्राथमिक कारक के अंदर, ठीक है। तो आपको 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखनी है कि प्राथमिक कारक में हमेशा ही फैमिली आएगी, ठीक है, और द्वितीय कारक में हमेशा ही स्कूल आएगा, विद्यालय आएगा, ठीक है। ये दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे। बाकी के ऑप्शन आपके इधर उधर हो सकते हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। और उस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे को सहयोग दिया जा रहा है, यानी आपके जो नंबर थे, ठीक है, वो अभी जो है मान लीजिए आपके 150 में से 90 नंबर तो आ रहे हैं, बट आपने क्या किया, किसी की मदद ली, हेल्प ली, कोई वीडियोस देखी, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है, आपने हेल्प ली और यहाँ पर जो आपके नंबर हो गए वो बढ़ के क्या हो गए 120 प्लस हो गए। तो आपने क्या किया, हेल्प लिया, किसी तरीके का संकेत लिया, इशारा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो ले वाइगोस्की है ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। तो आपका 4th ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इस बार सीटेट के एग्जाम में एक नया वर्ड देखने को मिला, आलम्बन, तो इसलिए आप लोग इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। इसको हिंदी में पहाड़ या फिर ढांचा भी कहते हैं। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, खोजपूर्ण अधिगम यहाँ पर नहीं होगा।
व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये भी लेव वाइगोस्की ने ही दिया हुआ है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी यहाँ पर क्षमता थी 150 में से 90 नंबर लाने की, ठीक है, और यहाँ पर आपने किसी की हेल्प ली, किसी की मदद ली, और जो अपनी कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज़ किया, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी उसको आपने समझा, किसी की हेल्प ली, या फिर कोई वीडियो हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर थे आपके वो 120 प्लस हो गए। अब इसके जो बीच का दायरा होता है, ठीक है, वही क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जो दिया किसने था, लेव वाइगोस्की ने, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि जैसा आप मेरे साथ बिहेव करेंगे मैं वैसा ही आपके साथ में बिहेव करूँगा। यानी जो नूर है वो यहाँ पर तान्या से क्या करेगी, तुम्हें टिफ़िन अपना इसलिए साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने जो है अपना टिफ़िन तुम्हारे साथ में साझा किया था, यानी टिक फॉर टेक, जैसे को तैसा, ठीक है। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल दिए, ठीक है, 3 स्तर जो इन्होंने बताया, और स्टेज कितनी बताई, 6 जो है इन्होंने स्टेज बताई, 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है आदान प्रदान और अभिविन्यास प्रारूप डैश अवस्था को दर्शाता है। देखिए ये यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग स्तर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर पूर्व परंपरागत होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। और एक व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं कि संज्ञान और संवेग जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो कौन कहता है, जिजोंग कहते हैं। तो जब तक यहाँ पर क्वेश्चन में जिजोंग नहीं लिखा हो तब तक आपको उस ऑप्शन के साथ में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संज्ञान और संवेग होते हैं ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर जो है हम इमोशनली रूप से सही नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को जल्दी सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है हमारा मन ही नहीं लगता है एक तरीके से। तो संज्ञान यानी जो चीज़ें हम सीखती हैं उसका कहीं ना कहीं जो है कनेक्शन कहाँ होता है, हमारे इमोशन से, ठीक है, बहुत ही गहरा इफेक्ट डालता है हमारा इमोशन, हमारा संवेग हमारे सीखने के ऊपर, ठीक है। जब आप इमोशनली रूप से अच्छा फील करते हैं तो आप बेटर तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं ये तो नहीं होगा, एक दिशा नहीं होता है, ये द्विदिशीय होता है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, नहीं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। संज्ञान भी संवेग को प्रभावित करता है और संवेग भी संज्ञान को प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पर संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है नहीं, दोनों जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो विद्यार्थी की अभिरुचि, बिल्कुल सही बात है, जो विद्यार्थी की अभिरुचि होगी, ठीक है, अगर उसका सीखने में इंटरेस्ट है तो बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, तो ये तो उसके लर्निंग को प्रभावित करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य, बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा इमोशनली रूप से सही है, ठीक है, अगर टीचर जो है बच्चों के साथ में इमोशनली रूप से कनेक्टेड है तो बच्चा वहाँ पर बेहतर तरीके से सीख पाता है, ठीक है, टीचर्स के सामने वो सारी चीज़ें अपनी शेयर करता है, ठीक है, उसकी जो भी प्रॉब्लम रहती है तो बच्चा यहाँ पर बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। तो ये भी क्या करती है, बच्चे के लर्निंग को प्रभावित करती है, तो ये भी सही है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, आप किस रणनीति का यूज कर रहे हैं, ये बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, बच्चे की लर्निंग पर, कि जिस मेथड का आप यूज कर रहे हैं क्या उससे बच्चा समझ पाया या फिर नहीं समझ पाया, ठीक है। अगर बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर जो लर्निंग है वो प्रभावी नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट जो है डालता है यहाँ पर।
विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जिस समाज में बच्चा रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, वो भी चीज़ उसको प्रभावित करती है, उसकी लर्निंग पे हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही बातें जो है सही हैं। ये चारों की चारों जो पक्ष हैं वो अधिगम को, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सार्थक अधिगम तभी होता है जब हम जो है ये इस चीज़ को समझे कि बच्चा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की क्लासरूम में एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। देखिए, परीक्षण यानी टेस्ट की संख्या को बढ़ाना, तो फिर इससे तो बच्चे के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, डर क्रिएट होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। यहाँ पर बच्चे सिर्फ चीज़ों को यहाँ पर रटेंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। देखिए, बच्चा इससे अभिप्रेरित तो होगा बट कुछ टाइम के लिए। ठीक है, फिर वो पुरस्कार पाने के लिए ही कार्य करने लगेगा। अगर आप उसको पुरस्कार नहीं देंगे तो फिर वो किसी भी कार्य को नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमें बच्चों को पुरस्कार, दंड, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। ठीक है, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना नहीं, हमें बच्चों को कई अलग अलग तरीके से पढ़ाना है। हो सकता है कोई बच्चा जो है व्याख्यान विधि से समझे और कोई बच्चा जो है किसी अलग मेथड से समझे। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्यान विधि हमें अलग अलग मेथड का यूज़ करना है, जो बच्चा जिस तरीके से समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। वैसे भी व्याख्यान विधि का जो है कम से कम यूज़ करने पर जो है बढ़ा दिया जाता है। हमें जो है आगमन विधि होती है, यानी एग्जाम्पल टू रूल, इस टाइप के जो मेथड होते हैं उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की रचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। देखिए, नहीं, जो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना, तो ऐसे में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, उनके विचारों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, यानी कभी कभी बच्चों के अंदर क्या होती है, मिसकॉन्सेप्शन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में बच्चों को उन चीज़ों को गलत नहीं बताना चाहिए। ठीक है, उनकी जो मिसकॉन्सेप्शन है उनको चुनौती देना चाहिए एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है डांटना चाहिए, नहीं, बच्चों को डांटना, धमकाना, दंड देना, ये क्या होता है, गलत होता है। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप वाद विवाद के थ्रू, संवाद के थ्रू जो है बच्चों की इन धारणाओं को चुनौती दें ताकि बच्चा खुद से चीज़ों को सीख पाए। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। देखिए, कभी भी बच्चे के विचार को खारिज करने की बात हो तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। बच्चे के विचार को महत्व देना चाहिए, खारिज नहीं करना चाहिए। बच्चे के विचार एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बच्चे के विचार और सिद्धांत को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी आपका हटेगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रखा है। वहाँ पर मैंने हैंड रिटन फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप चाहो तो उन नोट्स को रीड करिए और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। और जितने भी सेशन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ CDP के लिए मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।